अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने अमरीकी मुसन्निफ़ डैनियल मार्के की किताब नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान का हवाला दिया और उसके मंदरजात और चंद पॉइंट्स पेश किए। वहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं और मैंने उससे आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा क्यास फैलाने की कोशिश की जा रही है, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके ताने बाने मुझे किस तरह इस सारी बातों से मिलते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो ये रिवाज है हमारे यहाँ, कहा जाता है कि जी हर चीज़ का मलबा जो है वो अमेरिका पे डाल दें, लेकिन ये इतना गलत भी नहीं है। हमारे केस में ये इतना गलत भी नहीं है। कुछ मलबा जो है वो अमेरिका पे बिल्कुल दुरुस्त डाला जाता है क्योंकि वो हमारे मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने इसी सारे मौजू पे बात की है कि उनके यहाँ एसेट्स मौजूद हैं, वो लोगों को ख़रीदते हैं और उनके उसके पीछे मकासद क्या हैं, वो मैं सारी वजाहत कर चुका हूँ। तो अमेरिका की इस वक्त जो शदीद ख्वाहिश है वो पाकिस्तान में, मेरी ज़ाती राय में मेरा तज्ज़िया ये है कि अमेरिका की शदीद ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान में किसी तरह इस वक्त रजीम चेंज करे। ठीक है, तो ये पाकिस्तान को लीबिया या इराक़ या कोई ऐसा अफ़गानिस्तान तो है नहीं कि जहाँ वो इन्वेड कर सकें और इतनी आसानी के साथ चढ़ाई कर दें और चढ़ाई करने के बाद सद्दाम हुसैन और कर्नल कज़ाफ़ी साहब की तरह किसी को फांसी चढ़ा दें और अफ़गानिस्तान की तरह तहस नहस कर दें सारा कुछ। पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट, और जैसा उसने डैनियल मार्के ने अपने पहले पॉइंट में कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना एनॉर्मस है, इतना बड़ा प्रोग्राम है कि उस पर भी नज़र रखने के लिए हमें यहाँ अपनी एंगेजमेंट और अपनी मौजूदगी जो है वो बाहर तौर ज़रूरी बनानी होती है। इसलिए नो एग्ज़िट फ्रॉम पाकिस्तान की हमारी पॉलिसी है और हमेशा पाकिस्तान को एंगेज रखने की पॉलिसी है। अमेरिका क्यों चाहता है पाकिस्तान में रजीम चेंज? इसलिए कि जो कुछ अमेरिका यहाँ इस खत्ते में कर रहा था तो पाकिस्तान उसका एक बगल बच्चा बना हुआ था, और पाकिस्तान जो है उसमें चूँकि पाकिस्तान में अमेरिकी एसेट्स मौजूद थे, जैसा मैंने कहा कि नाअहल और करप्ट लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसल्लत किया गया, और फिर ज़ाहिर है उनसे जो भी काम उन्होंने लेना था वो काम उन्होंने लिया। तो इस हुकूमत के आने के बाद क्या हुआ? इस हुकूमत के आने के बाद ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब का बहुत पहले से मौक़िफ़ था, वो ड्रोन हमलों के भी ख़िलाफ़ थे। उन्होंने बल्कि ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ तो आपको याद होगा कि अपोजिशन में होते हुए एक रैली की थी बहुत बड़ी, जिसमें उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी इनवाइट किया था, और वो फाटा तक गए थे, एक मखसूस मकाम तक जहाँ गवर्नमेंट ने जाने दिया, और उसके बाद रोक दिया था कि आगे जो है वो इंसर्जेंसी है और आगे ख़तरा है। लेकिन उन्होंने बहरहाल वो एक अलामती मार्च किया था, और बहुत बड़ा मार्च था वो माजी की बात है, हम हाल की बात करते हैं। तो इमरान खान साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है हर चीज़ के बारे में कि वॉर जो है किसी कन्फ्लिक्ट का सलूशन नहीं है, बल्कि टॉक्स जो हैं वो सलूशन है। मिलिट्री सलूशंस नहीं होते चीज़ों के, लोगों से बैठ के बात की जाती है। और अफ़गानिस्तान पे उनका एक बिल्कुल ख़ास, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मौक़िफ़ है। वो उन्होंने अपनी इस तकरीर में भी दोहराया, अमेरिका के दोहरे मयारात को ज़ाहिर करने के लिए और डबल स्टैंडर्ड्स और डुअल फेस को ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जब सोवियत रशिया अफ़गानिस्तान को इन्वेड करता है और वो अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ होता है, तो अमेरिका जो है वो, हम उनको कहते हैं कि जनाब ये तो जिहाद है, और देखें वो फ्रंट भी करता है, और वो सारे जो हैं मुजाहिदीन होते हैं अफ़गानिस्तान में लड़ने वाले। और जब अमेरिका इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान को, तो फिर वो उसको कहता है जनाब ये तो टेररिस्ट हैं जो हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। यानी वही जो एक इन्वेडर के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे वो मुजाहिद थे, और वही दूसरे इन्वेडर के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो हैं वो टेररिस्ट हो गए। तो इमरान खान साहब का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है, और वो बिल्कुल खुली बात करने के कायल हैं, साफ़ बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया पे। वो कभी अपने जो ख़यालात हैं उनको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ला के उनको शुगर कोटिंग की कोशिश नहीं करते। तो हुआ क्या कि अफ़गानिस्तान में जब ये हुकूमत आई पाकिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका को जो हमसे मदद चाहिए होती थी उससे साफ इनकार कर दिया गया कि जनाब हम आपके किसी पीस प्रोसेस में तो पार्टनर हो सकते हैं, वी कैन पार्टनर यू इन पीस प्रोसेस, लेकिन हम पार्टनर इन वॉर नहीं हो सकते आपके। लिहाजा अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं अफ़गानिस्तान से, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं सेफ़ एग्ज़िट में। इसके अलावा हम आपकी यहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकते अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अपने मुल्क के इस्तेहकाम की कॉस्ट पे, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते।
तो जब अमेरिका और वेस्ट को ये वाज़े हो गया तो उन्होंने वहाँ से निकलने में ही आफियत समझी। और फिर आपको याद ही है कि जिस तरह हज़ीमत उठा के अमेरिका और वेस्ट जो है यहाँ से निकला, और पाकिस्तान ने बहरहाल उनकी मदद की, और वेस्ट ने और अमेरिका ने बहुत पाकिस्तान का उस वक़्त शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ को निकालने में, उनके सफारतकारों को निकालने में, उनके लोगों को निकालने में पाकिस्तान ने ही हेल्प की। पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर भी खोले और पाकिस्तान के तैयारे भी PIA ही वहाँ से ऑपरेट ज़्यादा करता रहा। अफ़गानिस्तान से वो निकल गए। दूसरी तरफ यहाँ से निकलते ही उनकी अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है चाइना को कंटेन करने की। तो उसके लिए वो क्वाड, उन्होंने एक चौकड़ा जिसको ईसा नकवी साहब कहते हैं, वो क्वाड एक बनाया, जो एक मुआहदा किया अपना इंडिया के साथ, जापान के साथ और अपना ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये चारों ममालिक ने बना के चाइना की कंटेनमेंट का एक पूरा प्रोग्राम चलाया। तो ज़ाहिर है अमेरिका ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत हो जिसकी एंगेजमेंट जो है वो अमेरिका के साथ ना हो, और वो पाकिस्तान में उसके असासे उस तरह से खुल्लम खुल्ला मौजूद ना हो, और उनको इजाज़त ना मिले कि वो चाइना पे भी नज़र रख सकें और पाकिस्तान में भी उनकी मौजूदगी एश्योर्ड रहे। तो पाकिस्तान ने चाइना की तरफ बिल्कुल वाज़े अपना वज़न जो है वो चाइना के पलड़े में डाल दिया, और अमेरिका को बता दिया कि हम रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसके कायल हैं, और हम अपने हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और चाइना तो हमारा मतलब आयरन ब्रदर कंट्री है। तो पाकिस्तान का वाज़े झुकाव जो है वो चाइना की तरफ नज़र आने लगा। तो अमेरिका और भारत जो है, अमेरिका ख़ास तौर पे, वो तो बिल्कुल साफ उसकी पॉलिसी है कि हम BRI जो चाइना का इनिशिएटिव है, जो जिसे हम वन रोड ओबोर भी कहते हैं, वन रोड वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, इसको हर हाल में रोकेंगे। तो ये CPEC जो है उसका हिस्सा है, और इस पे मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई लोकेशन है, जो जियोग्राफिकल पाकिस्तान की लोकेशन है, उसकी अहमियत क्या है। इस पे मैं बिल्कुल अलग से एक पूरी वीडियो करूँगा इंशाल्लाह, वो भी आप देखिएगा। उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा कि हम कितना अहम मुल्क हैं और हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। सिर्फ हमें डायरेक्शन मिलने की देर थी, और मैं कम अज़ कम बहुत होपफुल हूँ कि वो डायरेक्शन हमें मिल चुकी है, और इंशाल्लाह हम अक़वाम आलम की सफ़ में बड़ी इज़्ज़त के साथ अभी भी खड़े होते नज़र आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे चल के हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद मामला चलते रहे, और जो बाइडन ने जब हुकूमत संभाली, तो जो बाइडन की हुकूमत संभालने के बाद उन्होंने बिल्कुल सर्द महरी वाला रवैया रखा। यानी वो जो एक फॉर्मल टेलीफोन कॉल करते हैं मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत को, वो भी इमरान खान को उन्होंने नहीं की। कोल्ड शोल्डर दिया, और वो ज़ाहिर है इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से, जो इमरान खान की स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ हैं, आज़ादाना ख़ुद मुख्तार पॉलिसी, ख़ारजा पॉलिसी है, उसकी वजह से उन्होंने सर्द महरी का रवैया इख्तियार किया कि शायद इसी तरह पाकिस्तान जो है वो घुटनों के बल आ जाए। और दूसरी तरफ FATF के जो मामलात हैं, वहाँ पे भी आर्म ट्विस्टिंग की गई पाकिस्तान की, हर तरह से पाकिस्तान को कंटेन करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी भी दबाव में आने से इनकार किया। उसके बाद अभी हालिया महीने में जो अभी लास्ट मंथ गुजरा है, उसके स्टार्ट में आपको पता है कि चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रही थी, और उन विंटर ओलंपिक्स में जो है अमेरिका ने और यूरोप और वेस्टर्न ममालिक ने जो है उनका बाइकॉट किया। उस बाइकॉट के बावजूद इमरान खान साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए, वहाँ शिरकत की, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात भी हुई, और बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने इस तकरीर में भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई, और उसके असरात इंशाल्लाह उस खुशखबरियाँ मिलेंगी उसमें से, उन्होंने ऐसा कहा। उसके बाद वहीं सदर पुतिन ने उनको दावत दी रशिया आने की। तो देखें, जब 22 साल के बाद, यानी नवाज शरीफ साहब पहले तशरीफ़ ले गए थे चाइना, अपना क्या कहते हैं, रशिया, और 22 साल के बाद किसी मुंतखब वज़ीर आज़म का ये दौरा था। तो जब 22 साल बाद किसी मुल्क का दौरा होता है, यानी कि इतने कम हमारे उनसे सिफारती ताल्लुकात होते हैं, तो वो ज़ाहिर है कोई एक दिन की उसकी प्रेपरेशन नहीं होती, या 20 दिन 10 दिन की प्रेपरेशन नहीं होती। उसके पीछे एक बड़ी डिप्लोमेसी चलती है, बहुत बातचीत चलती है, किसी नताइज पे मतलब वर्किंग कमेटीज़ बनती हैं, किसी नताइज पे पहुँचते हैं, और फिर ये दौरा होता है। तो वो उस दौरे के दौरान ही ये यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया।
इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि ये सिंपल मैनर में ये यूक्रेन और रशिया का इशू क्या है और हमारा उससे मतलब क्या ताल्लुक़ वास्ता है। तो उस वक्त पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव आया कि जी रशिया का दौरा जो है ना वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ना करें, लेकिन इमरान खान साहब किसी भी दबाव को ख़ातिर में लाए बग़ैर रशिया गए और रशियन इन्वेजन के बावजूद वो वहाँ अपना दौरा मुकम्मल करके ही पाकिस्तान वापस आए। लेकिन चूँकि उनका एक उसूली मौक़िफ़ है वॉर के बारे में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में, तो 2 घंटे 43 मिनट जारी रहने वाली जो मुलाकात थी सर प्यूटन के साथ, उस 2 घंटे 43 मिनट की मुलाकात का इख्तिताम भी उन्होंने अपने उस असूली मौक़िफ़ से किया। उन्होंने वहाँ पे भी उनको कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ए कन्फ्लिक्ट, डायलॉग इज़। तो उनका मतलब यही था कि वॉर जो है वो किसी कन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन का बाइस नहीं बनती, बल्कि डायलॉग बाइस बनता है। तो ये उनकी जुर्रत है और उनकी स्टेट्समैनशिप है कि वो ऐसे मौके पर भी ये बात जो उनका एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्होंने ये बात वहाँ पर रशिया में की। तो उसके बाद जो है एक मुझे पिछली बात याद आई कि वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला वाक़या हुआ था, वो एक अमरीकी जर्नलिस्ट को ही इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जब उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ से तो निकल जाएं, यानी हमारी अफवाज तो सेफली यहाँ से निकल जाएं, लेकिन हम सेफ़ पाकिस्तान के अंदर बैठ के CIA जो है वो अपने ऑपरेशंस जो है ना वो अफ़गानिस्तान में जारी रखे। तो इमरान खान साहब तो पहले भी यही बात कहते थे कि जनाब ऑपरेशंस आप करते हैं और हमारी फैसिलिटेशन की वजह से जो उसका रद्द-ए-अमल आता है, जो उसका रद्द-ए-अमल आता है वो हमारे लोग मतलब 80,000 लोग हमारे शहीद हो गए, $150 अरब से ज़्यादा हमारी मईशत को नुकसान हो गया। तो हमें उसका क्या बेनिफिट है कि हम जो है वो यहाँ से इजाज़त दें कि आप यहाँ से ड्रोन उड़ाएं और वहाँ पे हमले करते रहें और अपने फ़ौजी वहाँ से निकाल के ले जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वो साफ़ी ने भी यही सवाल किया था कि जी आप अलाउ करेंगे पाकिस्तान की सरज़मीन पे? तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो उस साफ़ी ने भी बड़ी हैरत से कहा था कि आर यू श्योर, आप वाकई ऐसा करेंगे? तो उन्होंने कहा येस आई एम श्योर कि हम नहीं देंगे, और उन्होंने नहीं दिए, वो इजाज़त नहीं दी। तो अमेरिका के जो पिछली वीडियो को आप इन डॉट्स के साथ आप कनेक्ट कर लें कि डैनियल मार्के जो है वो यही तो बात कह रहे थे कि हमारी पाकिस्तान में जो हमने अपने असासे बनाए हैं, यानी वो ब्यूरोक्रेसी है, वो जर्नल हैं, वो जजेस हैं, वो वकला हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो मीडिया हाउसेस हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं, उनमें हम लोगों को ख़रीदते हैं। इसलिए ख़रीदते हैं कि हम वहाँ पर अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकें और पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी और अपनी एंगेजमेंट को यकीनी बनाएं और उसे यकीनी बना के और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, चाइना कंटेनमेंट पे और चाइना पे नज़र रखने पे और पाकिस्तान की फ़ौज पे नज़र रखने पे, ये सारे काम हम वहाँ पर कर सकें। तो ये तो सारा एजेंडा उलट हो गया। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारा एजेंडा तो उलट हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी लोकल पॉलिटिक्स की तरफ। मैं इसको 1 मिनट में समेट देता हूँ सारी बात को। बदकिस्मती अमेरिका की ये है कि अब जो असासे उसे यहाँ पे मैसर भी हैं, वो ना सिर्फ अशरफ गनी की तरह नहायत करप्ट बल्कि नहायत नाअहल भी हैं। जी बिल्कुल, करप्ट और नाअहल दोनों सिफ्तें इन लोगों में हैं। अब ये चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये फलां है, ये जो भी है, ये सब बजा तौर पे एक दूसरे को चोर और डाकू डिक्लेयर करते रहे। और ये चोर और डाकू हैं। अब तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके सामने सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। किसी फालूदे वाले के अकाउंट में अरबों हैं, किसी चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपया आ रहा है, जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सारी बातें खुल चुकी हैं। अब तो सिर्फ फ़र्द जुर्म लगने की देर है। वो हमारे अदालती निज़ाम की वजह से, निज़ाम इंसाफ की खामियों की वजह से उसमें डिलेज़ हो रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि इनकी गर्दनें सबकी नापी जाएंगी। तो ज़ाहिर है इनकी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि किसी भी तरह ये हुकूमत गिरा सकें। तो इनको कहीं से इशारा नहीं मिल रहा था। तो लोकल एस्टेब्लिशमेंट में भी यकीनन अभी तक अमेरिका के मोहरे मौजूद होंगे, क्योंकि अभी तक लोकल एस्टेब्लिशमेंट जो इशारे दे रही है बज़ाहिर वो न्यूट्रलिटी के दे रही है कि जी हम न्यूट्रल। तो इस तरह की क्योस क्रिएशन के दौर में किसी
का न्यूट्रल होना भी बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है रियासत के साथ। किसी को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए बल्कि पॉजिटिवली बायस्ड होना चाहिए टुवर्ड दी राइटियस पीपल। तो आप देखें, अगर इमरान खान रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वो रियासत, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रियासत के ख़िलाफ़ हैं, तो बिल्कुल आप उनका साथ ना दें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, देखें पाकिस्तान में ज़राअत तरक्की कर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की हो रही है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स तारीख की बेहतरीन सतह पर हैं, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो बहुत अच्छी सतह पे आ गए हैं, हम बहुत बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट से निकल के स्टेबल हो गए हैं, हम ट्रेड डेफिसिट से निकल के, फिस्कल डेफिसिट से निकल के बहुत बेहतरी की तरफ आ गए हैं, हमारी रेमिटेंसेस तारीख की बेहतरीन सतह के ऊपर हैं, हमारे मुल्क में 10 डैम बन रहे हैं, हमारे मुल्क में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है, हमारे मुल्क में किसानों को वक्त पर उसके गन्ने और उसके गंदम की पेमेंट्स हो रही हैं, किसान कार्ड लोगों को दिया जा रहा है, सेहत कार्ड लोगों को दिया जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल इक्वली पूरे मुल्क में हो रही है। जो खित्ते, जो इलाके जनूबी पंजाब के, बलूचिस्तान के, जो इलाके बिल्कुल निगलेक्टेड थे, जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता था, वहाँ पे हर जगह पैसा लग रहा है लोगों के ऊपर। तो जब ये सब काम हो रहे हैं तो वाहिद जो इशू इस वक्त नज़र आता था वो इशू यही था, जनाब महंगाई बहुत हो गई है। और ये प्रोपेगेंडा है, हर किसी को पता है कि महंगाई क्यों हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनली तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से कोरोना के बाद, और उसके बाद ये यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। अब आप इमेजिन कीजिए कि 70 से $90 पर टन कोयले का रेट कोई 10 साल तक स्मूथली यही रेट चला है, $70 to $90 पर टन। आज कोयले का रेट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ $300 पर टन से भी ज़्यादा हो गया है। कोयले की खपत जो है वो बिजली की पैदावारी यूनिट्स में, मतलब बिजली पैदा करने के लिए यूज़ होता है हमारे यहाँ, और सीमेंट के कारखानों में यूज़ होता है। तो सीमेंट की भी मतलब शॉर्टेज का ख़तरा बताया जा रहा है कि जनाब अगर ये कोयले की कीमतें ऐसे ही रहती हैं तो बड़ा मुश्किल होगा इसका मैनेज करना। दूसरी तरफ तेल जो है वो $110 पर बैरल इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसका रेट है। तो इमरान खान साहब ने भी 3.5 साल में तो हाथ को बहुत ज़्यादा खींच के रखा, मुल्क की इस्तेहकाम की कोशिश की, लेकिन अब इस तकरीर में जो उन्होंने ये रिलीफ पैकेज दिया है, मेरी नज़र में सिर्फ ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक था, एस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूँ, अपोजिशन के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक था, और बल्कि एस्टेब्लिशमेंट बैठे उनके जो कुछ गमाशते हैं जो कहीं कहीं इशारे दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ लीग और MQM भी थोड़ी थोड़ी थिड़कती हुई इधर उधर हरकतें करती हुई नज़र आ रही हैं। तो उसकी मतलब उन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है ये रिलीफ पैकेज देके, क्योंकि वाहिद मसला जो उनका पैदा करदा भी नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल मसला है वो महंगाई था, और महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने ये बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है कि जो तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए का है, 2 अरब डॉलर का तकरीबन ये रिलीफ बनता है, जो बजट तक उन्होंने कीमतें ना बढ़ाने का कहा है। तो इंशाल्लाह मेरी ज़ाती राय में तो मतलब कोई अदम एतमाद, पहली बात तो ये है कि आती हुई नज़र नहीं आ रही, और दूसरी बात ये है कि अगर इन्होंने कोई बहुत हिम्मत पकड़ भी ली तो अमेरिका, इनको तो पता है, अमेरिका को शायद नहीं पता कि ये कितने नाअहल हैं, इनकी नाअहली मज़ीद अयां हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए।